नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं, हम जो रोज क्लास करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए 30 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन हम लोग रोज करते हैं, जिसमें आपको साइंस के क्वेश्चन भी देखने के मिलते हैं, फिर जो है पॉलिटी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो हर तरह के प्रश्न आपको इसमें देखने के मिलते हैं, हिस्ट्री के भी। तो उसी जो है सीरीज में आज हमारी अगली क्लास है, जिसमें हम फिर से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जीके के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, जेम्स बर्गेस या फिर एनपी चक्रवर्ती ने? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका गठन कब हुआ? देखिए 1861 में हुआ था। और किसने किया था? ये किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ठीक है, क्या सही है इसमें? आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखिए, जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उनके द्वारा वायसराय लॉर्ड कैनिंग की सहायता से एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत किया गया था और कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया था। ठीक है, और क्या हुआ कि वर्ष 1902 में इसे एशियाटिक सोसाइटी से अलग कर केंद्रीकृत रूप दे दिया गया था। ठीक है, तो आप ये बात याद रखते रहिए कि 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसका गठन किया गया। अगला प्रश्न नंबर 2 है कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? केना, छांदोग्य, मांडुक्य या फिर ईश उपनिषद? देखिए, सबसे पुराना उपनिषद है ईश। ठीक है, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? ईश उपनिषद है। और उपनिषद का मतलब क्या होता है? अक्सर ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आखिर उपनिषद का मतलब क्या है। देखिए, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, मतलब एकांत में सीखी गई विद्या। ठीक है, उपनिषदों में क्या है? आत्मा और ब्रह्म के संदर्भ में दार्शनिक चिंतन का वर्णन किया गया है। टोटल कितने उपनिषद हैं? देखिए 108 हैं। ठीक है, जिसमें ईश उपनिषद सबसे पुराना है और जो मांडुक्य उपनिषद है ये क्या है? सबसे छोटा उपनिषद है। और जो छांदोग्य उपनिषद है ये क्या है? सबसे बड़ा उपनिषद है। तो आप बिल्कुल याद रखिए कि सबसे पुराना है ईश उपनिषद। 108 उपनिषद पाए जाते हैं। उपनिषद का मतलब है गुरु के समीप जाकर बैठना। और सबसे छोटा कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद है। और सबसे बड़ा कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो देखिए, चाणक्य को हम किस और नाम से जानते हैं? विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या लिखी थी? इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न नंबर 4 कि दिल्ली सल्तनत का सही क्रम पूछ रहा है कि मतलब पहला कौन सा वंश आया? गुलाम, तुगलक, खिलजी, लोधी वंश में जो है पहला कौन सा आया? तो देखिए, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में जो आया वो सबसे पहले कौन सा था? गुलाम वंश था। 1206 से लेके 1290 तक ये चला। अगला कौन सा है? खिलजी वंश, जो 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक था। फिर नेक्स्ट है तुगलक वंश, जो 1320 से लेके 1414 तक था। और इसके बीच में लोधी वंश और तुगलक वंश के बीच में एक और वंश था, वो था सैयद वंश, जो कब से कब तक था? 1414 से लेके 1451। अब इसको भी याद रख सकते हैं। और सबसे आखिरी में कौन सा है? लोधी वंश, जो 1451 से लेके 1526 तक था। अब अगला प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है कि कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है? अब रत्नावली, तिरुकुरल, राजतरंगिणी और मेघदूत में से 4 आपको ऑप्शन दिए गए, पूछा जा रहा है कौन सी संस्कृत में रचित नहीं है। तो उसमें आपका सही ऑप्शन नंबर बी, कौन सी? तिरुकुरल। ये क्या है? ये संस्कृत में रचित नहीं है, बल्कि किस में लिखी गई थी? ये तमिल भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 6 कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? और अगला प्रश्न देखिए 7 क्या है कि किसको बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो देखिए, फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी हो, बादशाह खान हो, या फिर एक और नाम है बच्चा खां, इन सभी नामों से किसे जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। यानी क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी 6 में
और 7th में सी। तो इन्हें किन किन नामों से जाना जाता था? फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी, बादशाह खान, फिर बच्चा खां के नाम से भी जाना जाता था। और ये सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, किसी में भी पूछ लेता है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 8 कि वह महिला कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? विजयलक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, सरोजनी नायडू या फिर मैडम भीकाजी कामा। तो कौन था वो जिसे भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता था? वो थी सरोजनी नायडू थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महिलाओं की जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये क्या थी? प्रख्यात कवयित्री थी और स्वतंत्रता सेनानी थी। और ये कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अब देखिए, इनके बारे में कई पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो यही कि भारत की कोकिला के नाम से या स्वर कोकिला के नाम से किसे जानते थे? सरोजनी नायडू थी। ठीक, फिर अगला ये क्या है कि ये क्या थी? प्रख्यात कवयित्री थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक, इन्होंने वर्ष 1925 में, किस वर्ष? 1925 में इन्होंने जो कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। और ये प्रश्न भी अक्सर पूछ लेते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो भी कौन थी? वो भी थी सरोजनी नायडू ही थी। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि कौन स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो महाकाव्य कमला जेल की दीवार पर किसने लिखा था? वीडी सावरकर ने लिखा था। ठीक है, तो इन्होंने 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम से भी एक पुस्तक लिखी थी। तो 9th में आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 10 है कि लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता था? देखिए, मैडम कामा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट। अब ये एक ऐसा प्रश्न है जो हम सब ने अपने स्कूल में बचपन में पढ़ रखा है। तो लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन जाना जाता था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जानी जाती थी। ठीक है, ये क्या थी? इन्हें दया और सेवा की प्रतिमूर्ति कहा जाता था। ये आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का इन्हें एक तरह से जनक कहा जाता है। और ये कौन थी? एक उच्च वर्गीय ब्रिटिश महिला थी। ये क्या थी? एक ब्रिटिश महिला थी। प्रश्न नंबर 11 है कि पूर्वी भारत की पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा थी? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या असम? तो किसका हिस्सा थी मूल रूप से? वो थी असम का हिस्सा। ठीक है, क्या सही? आप इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 11 में। अगला है प्रश्न नंबर 12, पूछ रहा है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां आखिर कहाँ स्थित हैं? असम, मेघालय, सिक्किम या नागालैंड? तो ये कहाँ स्थित हैं? ये स्थित है मेघालय में। 12 में आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और आप ये भी जानते रहिए कि जो मेघालय है उसी में जो मासिन राम है उसमें विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये भी अक्सर पूछ लेते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो वो है मासिन राम। ठीक है, ये कहाँ स्थित है पहाड़ियाँ? मेघालय। और मेघालय ही राज्य में मासिन राम में विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 13 है कि कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, कुमाऊं या फिर गढ़वाल पहाड़ियाँ? तो देखिए, टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। 13 में क्या सही है? आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। और ये क्या है? नीलगिरी क्या है? भारत के पश्चिम घाट की एक पर्वतमाला है। ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं। नीलगिरी क्या है? भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। और ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, और एक और प्रश्न है जो इससे रिलेटेड है, अक्सर पूछ लेते हैं कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है। ये सब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप इन 30 प्रश्नों के बीच में सीख लेंगे। तो अगर आप ये क्लास रोज अटेंड करें तो लगभग 30 से लेकर 50 प्रश्न आपके जो हैं आप रोज नए सीख सकते हैं इसी तरह। अगला है प्रश्न नंबर 14 कि काली मिट्टी को डैश मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? क्रिस्टली, रेगुर, बांगर या फिर आर्द्र? देखिए, काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है,
इसमें क्या होता है, इसमें पोटाश की बहुत बहुलता होती है और इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती अधिक होती है। और यह मुख्यतः किन प्रदेशों में मेनली पाई जाती है, आप इसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश इन सब में पाएंगे। तो जितना भी मैं बोलती हूँ आप उसको नोट किया करिए, ये सारे प्रश्न भी क्योंकि पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, सरदार सरोवर बांध से, उकाई बांध से, हरिके बांध से या फिर इंदिरा सागर बांध से। तो देखिए इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, ये हरिके बांध से निकलती है। ये कहाँ की नहर है, ये राजस्थान की प्रमुख नहर है और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में ये प्रवाहित होती है। ठीक है, ये नहर क्या होती है, सतलज और ब्यास नदियों के संगम पे। अब ये भी आप नोट कर लीजिए कि ये नदी जो है सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकाली गई है। ठीक है, और ये क्या करती है, पंजाब और राजस्थान को जल की आपूर्ति करती है। अब जो हमें एक और ऑप्शन दिया था सरदार सरोवर बांध, ये कहाँ बनाया गया, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। उकाई तापी नदी पे है और इंदिरा सागर बांध कहाँ है, नर्मदा नदी पर। कहाँ स्थित है, खंडवा जिले में स्थित है। अब अगला प्रश्न नंबर 16 है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा यानी बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे प्रतिशत क्या था, 32, 22, 42 या फिर 35। तो कितना था वो, 22% था। 16 में क्या सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 17, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली, पूर्ण स्पर्धा या मार्केटाइजेशन। इसे क्या कहते हैं हम, जहां स्पर्धा की कमी हो उसे कहते हैं मोनोपोली। ठीक है, देखिए मोनोपोली में क्या होता है, मांग और आपूर्ति के साथ उत्पाद के मूल्य पर भी जो संस्था है, जो एक खाली संस्था है जो सारे प्रोडक्ट जो है लोगों को दे रहा है, उसी का पूरी तरह से नियंत्रण होता है। तो 17 में आपका सही ऑप्शन नंबर ए मोनोपोली। प्रश्न नंबर 18 है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले नए 100 रुपए के नोट में कौन सी विशेषता है। तो देखिए 18 में आपका क्या सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी की रानी की बाव की आकृति। प्रश्न नंबर 19 है कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, दार्जिलिंग, गुवाहाटी, बंगलुरु या तिरुवनंतपुरम में। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, बंगलुरु में है। ठीक है, और ये क्यों हुआ है, देखिए जो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया है वो कॉफी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित एक संगठन है जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1942 में की गई थी। ठीक है, तो 19 में आपका क्या सही, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 20 है अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, रिजर्व रेट, प्राइम लेंडिंग रेट, बेस रेट या फिर मार्जिनल रेट। तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, बेस रेट। ठीक है, बेस रेट का मतलब क्या होता है, आधार दर होता है और इससे कम दर पर बैंक लोन नहीं दे सकते। और बेस रेट की व्यवस्था कब की गई, जुलाई 2010। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि इसकी आखिर शुरुआत कब से की गई, तो जुलाई 2010 से की गई। ये भी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी से, संसद से, संघीय न्यायपालिका से या फिर मानवाधिकार से। तो किससे संबंधित है, चौथा अध्याय है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी किससे संबंधित है, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। और ये कहाँ से शुरू है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 है। ये भी अक्सर पूछ लेते हैं एग्जाम में, डीपीएसपी का अनुच्छेद, तो आप याद रखिए 36 से 51 यानी 36 से 51 तक है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि पूछ लेते हैं कि आखिर डीपीएसपी यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। प्रश्न नंबर 22 है खबरों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का कानून यानी राइट टू एजुकेशन किस वर्ष लागू हुआ। तो ये लागू हुआ था किस वर्ष, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, 22 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के
राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने किस पद से इस्तीफा दिया था? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था। प्रश्न नंबर 24 है, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? तो 2 सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 में पूछ रहा है कि देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंद्र कुमार गुजराल और गुलजारी लाल नंदा, और पूछ रहा है निम्न में से किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया था? किसके रूप में? कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा। देखिए पहली बार ये कब बने? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, और दूसरी बार जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो उसके बाद इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। प्रश्न नंबर 26 है, एक क्यूसेक जल लगभग कितने के बराबर होता है? देखिए क्यूसेक क्या होता है? पानी के बहाव की इकाई। क्यूसेक क्या है? पानी के बहाव की इकाई होती है, ठीक है। और एक क्यूसेक का मतलब क्या होता है? प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी का बहाव, ठीक है। और जब इसे लीटर में मापा जाता है तो ये बहाव लगभग कितना हो जाता है? 28.317 लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 26 में आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? उसे माइक्रोफोन कहते हैं। 27 में आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है प्रश्न नंबर 28, कौन सा विकल्प लेड का रासायनिक प्रतीक है? तो देखिए लेड का रासायनिक प्रतीक, लेड यानी सीसा, इसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है? पीबी होता है। 28 में क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। कहते क्या है? प्लम्बम जो उसका संक्षिप्त रूप ही होता है, और जो पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 82 होती है, ठीक है। अब जो दिया हुआ है उसको भी आप पढ़ लें। ये किसका है? के किसको कहते हैं? पोटेशियम को कहते हैं, ठीक है। एयू किसका है? गोल्ड का है। और Na किसका है? सोडियम का प्रतीक है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 29, किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। तो देखिए बोरॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम की कितनी होती है? 13 होती है। इंडियम की कितनी होती है? 49 होती है। तो किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? गैलियम। क्या सही है 29 में आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है? गर्भाशय, योनिमार्ग, गर्भाशय ग्रीवा या फिर शुक्रवाहिका, ठीक है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी, शुक्रवाहिका। ये क्या है? मादा जनन अंग का भाग नहीं है। तो देखिए आज की हमारी जो 30 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों की क्लास है वो यहीं खत्म होती है। आई होप आपने आज 30 से ज़्यादा ही प्रश्नों के उत्तर सीखे होंगे। तो हम आपसे मिलते हैं कल अपनी फिर से इसी इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक आप सभी अपनी तैयारी अच्छी से करते रहें। आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को नमस्कार।